हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है एनसीईआरटी। अब आप बोलोगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कैसे? तो इम्पोर्टेंट टॉपिक इसलिए कि किसी भी एंट्रेंस में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। अभी आपका सीयूसीईटी होने वाला है, उसमें भी एनसीईआरटी से ही मोस्टली क्वेश्चंस आएंगे। तो इसकी तैयारी करनी बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि आप अभी तैयारी करना शुरू भी कर चुके हो, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो वेट कर रहे होंगे कि क्या पढ़ें, तो वो लोग वेट मत करो, पढ़ना शुरू कर दो अभी से ही। और जो बीएससी के बच्चे हैं उनको मैं बता दूं कि एनसीईआरटी किस तरह से पढ़ना है। जैसे जो बायो के बच्चे हैं, ये बेसिकली उनके लिए है। बायो बायो स्टार्ट कर रहे हैं हम एनसीईआरटी का एक सीरीज, जिसमें कंप्लीट एनसीईआरटी को पढ़ाएंगे और यहाँ पे बताएंगे आपको कि क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या नेग्लेक्ट करना है और क्या इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक एक करके हम देखेंगे। ये हमारा पहला यूनिट है, हमने पहले स्टार्टिंग से ही स्टार्ट किया है आज, ताकि आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत ना हो। आप जानते हो कि पहला चैप्टर जो है वो डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड होता है। अब इस चैप्टर में आप देख रहे हो ये 4 यूनिट हैं। इस यूनिट के अंदर द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डाइवर्सिटी इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं। कोई भी एग्जाम ले लो, आप नीट का एग्जाम ले लो, किसी एग्रीकल्चर का एग्जाम ले लो, या कोई भी एग्जाम हो, बीएससी का एग्जाम हो, सभी में इस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा रहते हैं। तो एक एक करके हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या आपको पढ़ना है और क्या नेग्लेक्ट करना है। सबसे पहले तो एक चीज याद रखना, जो यहाँ पहली लाइन ही लिखी हुई है कि बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। जस्ट आपको ये याद रखना है बायोलॉजी का डिफिनेशन कि बायोलॉजी होती क्या है। तो बायोलॉजी इज द साइंस ऑफ लाइफ फॉर्म्स एंड लिविंग प्रोसेसेस। और जैसा कि यहाँ पे लिविंग की बात की जा रही है, तो सबसे पहले ये चैप्टर में लिविंग थिंग के बारे में ही पढ़ाया गया है। एक चीज और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जैसे ही हम पेज पलटते हैं, तो पहला पेज तो हमने छोड़ दिया कि ये पहला पेज है, इसको रहने देते हैं, इसमें वैसे भी एग्जाम के लिए कुछ इम्पोर्टेंट नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम सेकंड पेज पे आते हैं, हम इसको भी निगलेक्ट कर देते हैं। इसको आपको निगलेक्ट नहीं करना है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नीट में कई बार ये पूछ चुका है एग्जाम में, इसलिए ये आप कभी भी जितने भी साइंटिस्ट के बारे में दिया हुआ है एनसीईआरटी, उसमें निगलेक्ट नहीं करना चीजों को। कई बार एग्जाम में पूछ देता है और हम सोचते हैं कि ये तो एनसीईआरटी में था ही नहीं, जबकि हम पढ़े ही नहीं होते हैं उस पॉइंट को। तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं करके चलना है और देखना है यहाँ पे कि क्या चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे देख रहे हो आप, अर्नेस्ट मेयर के बारे में दिया हुआ है। इनका जन्म 1904 में हुआ था और इनका डेथ जो है वो 2004 में हुआ। ये पूरे 100 सालों तक जीवित रहे थे और इसीलिए इनके बारे में पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्यों इम्पोर्टेंट है, तो देख रहे हो आप कि इनका जन्म जो है वो कैम्पटन जर्मनी में हुआ था। तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट तो ये हो गया कि ये जर्मनी के हैं। सेकेंड पॉइंट इनका इम्पॉर्टेंट ये है कि इन्होंने हार्वर्ड में फैकल्टी ऑफ आर्ट एंड साइंसेस को ज्वाइन किया था 1975 में। ठीक है, तो ये हार्वर्ड में फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में भी रहे हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और प्लस सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है, एक्चुअली यही नीट में पूछा भी था कि इनको क्या टाइटल दिया गया था। तो इनको टाइटल दिया गया है एलेक्जेंडर एगीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेट्स। एमिराइटस भी पढ़ सकते हो, एमिरेटस कहते हैं इन्हें। एलेक्जेंडर एगीज प्रोफेसर ऑफ जूलॉजी एमिरेटस। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। प्लस आप ये इम्पॉर्टेंट एक और पॉइंट सबसे ज्यादा जो याद रखने वाली है वो ये है कि इनको कहा जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। एग्जाम में सीधे पूछ देता है कि ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी हम किसे कहते हैं, तो वो कहते हैं किसे, अर्नेस्ट मेयर को। अब एग्जाम में ये नहीं पूछता है कि बायोलॉजी के फादर कौन है, या इसके फादर कौन है, उसके फादर कौन है, ये सब ज्यादा नहीं पूछता है। अब देखो ये सारी चीजें पूछती हैं, जैसे ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी किसे कहते हैं, तो वो पूछता है अर्नेस्ट मेयर को कहते हैं, और ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब बोलोगे कि कैसे, तो इनको 3 प्राइजेस दिए गए थे, बालाजान प्राइज, इंटरनेशनल प्राइज और क्रैफोर्ड प्राइज। क्रैफोर्ड प्राइज 1999 में दिया गया था। और ये सब देख रहे हो आप, ये सारी प्राइजेस इनको मिले हैं और इन तीनों प्राइजेस की वजह से इनको बोला जाता है ट्रिपल क्राउन ऑफ बायोलॉजी। तो ये पॉइंट्स थे इनके बारे में इंपॉर्टेंट। अब देखो इस चैप्टर में क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट पढ़ना है, तो इस चीज को आप छोड़ सकते हो क्योंकि यहाँ से कभी क्वेश्चन नहीं पूछेगा। व्हाट इज लिविंग, ये भी कभी एग्जाम में नहीं पूछता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए लिविंग क्या है। तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो, ऑल रिप्रोडक्शन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लेकिन
यहाँ पे एक पॉइंट आपका दिया हुआ होगा कि जो रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ है ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है, इंक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है। यहाँ पे देख लो, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ये जरूरी नहीं है कि जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है वो लिविंग नहीं है। जैसे म्यूल है, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाता है। स्ट्राइल वर्कर भी है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इनफर्टाइल ह्यूमन कपल है, ये भी रिप्रोड्यूस नहीं कर पा रहे हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि ये लिविंग नहीं है। तो इसलिए ग्रोथ और रिप्रोडक्शन इसको एक्सक्लूसिव कैरेक्टर माना जाता है, और ये भी एग्जाम में पूछे हुआ है, इसलिए इसको याद रखना। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन आर एक्सक्लूसिव कैरेक्टर ऑफ लिविंग थिंग्स। अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म, जो आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन प्लस कॉन्शसनेस, मतलब अपने आसपास की चीजों को फील कर पाना भी जरूरी है अगर आप लिविंग थिंग है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको याद रखने हैं। सिर्फ इसमें फैक्ट्स याद रखने हैं, मतलब कॉन्शसनेस होना चाहिए, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए, मेटाबॉलिज्म होना चाहिए, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ होना चाहिए, लेकिन ये एक्सक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, सॉरी इंक्लूसिव कैरेक्टर नहीं है, ये सब एक्सक्लूसिव कैरेक्टर्स हैं। उसके बाद आप यहाँ आ सकते हो, इस पेज को चाहो तो आप इग्नोर कर सकते हो, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है। जैसे बायोडाइवर्सिटी, जनरली हम कहते हैं कि बायोडाइवर्सिटी होती क्या है, तो ये होती है नंबर एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट ऑन अर्थ। प्लस हमें ये भी याद रखना है कि अभी तक 1.7 to 1.8 मिलियन डिस्क्राइब्ड स्पीसीज के बारे में हम जानते हैं अर्थ पे, इसलिए ये नंबर जरूर याद रखना। तो यहाँ पे ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट हो गए। इसके बाद आओगे तो यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या, तो वो है ICBN और ICZN। इसका फुल फॉर्म कभी कभी पूछ देता है, तो याद रखना है इंटरनेशनल कोड फॉर बोटनिकल नोमेनक्लेचर एंड इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर। ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। उसके बाद आते हैं नीचे हम, तो ये देख रहे हो बोल्ड में लिखा हुआ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, और ये बाइनोमियल नोमेनक्लेचर जो है वो कार्लोस लीनियस के द्वारा दिया गया था। तो ये आपको याद रखना है कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया है, तो कार्लोस लीनियस ने दिया है। और इसका पहला नाम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का, जो फर्स्ट नेम होता है वो होता है जेनेरिक नेम, और सेकेंड नेम होता है स्पेसिफिक एपिथेट। ये क्या होता है आगे हम देखेंगे। जैसे आप कहते हो मैंगीफेरा इंडिका, मैंगो का बायोलॉजिकल नेम है, यहाँ पे दिया हुआ है मैंगोफेरा इंडिका। इसमें देख रहे हो मैंगीफेरा जो है वो जेनेरिक नेम है, यानी कि जेनस है, और इंडिका जो है वो स्पेसिफिक एपिथेट है। जो यहाँ पे पॉइंट्स हैं वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ये सारे बायोलॉजिकल नेम इज जनरली रिटन इन लैटिन एंड सॉरी, बायोलॉजिकल नेम्स जितने भी होते हैं वो लैटिन में होते हैं, उनको लिखा जाता है इटैलिक्स में, इसीलिए हम उनको अंडरलाइन करके लिखते हैं। और इनका पहला वर्ड जब भी स्टार्ट होगा जीनस का, वो कैपिटल से स्टार्ट होगा, और सेकंड वर्ड जब भी स्टार्ट होगा तो स्मॉल से स्टार्ट होगा। इसके ऊपर अगर आपको अलग से वीडियो चाहिए तो हमें बताइएगा, लेकिन ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ भी देख रहे हो मैंगीफेरा इंडिका, यानी कि पहला जो होगा वो कैपिटल से और सेकंड जो होगा वो स्मॉल से स्टार्ट होता है। इसके बाद आप चाहो तो इन चीजों को इग्नोर करके चल सकते हो। टैक्सा क्या है या टैक्सोनॉमी क्या है कभी भी एग्जाम में नहीं पूछा है और ना पूछेगा। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, सिस्टेमा नेचर। ये एक बुक है जो कि कार्लोस लीनियस ने लिखा था, और ये पूछ देता है। तो लीनियस की बुक हो गई कौन सी, सिस्टेमा नेचर, ये याद रखना है यहाँ से। और उसके बाद आ जाओ तो ये सब आप देखोगे बहुत सारी चीजें हैं, इन सबको इग्नोर करो, बस आपको याद ये रखना है हायरार्की, यानी कि स्पीसीज, उसके बाद जेनस, जेनस के बाद फैमिली, फैमिली के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद क्लास, और क्लास के बाद फाइलम या डिवीजन या फिर किंगडम। ठीक है, तो ये हायरार्की याद रखना है। कई बार ये पूछ देता है ऑर्डर में सजाने के लिए, और हमें अगर हम करेक्ट नहीं कर पाए तो वहां पे एग्जाम में कंफ्यूजन होता है, इसलिए याद रखना है SGFOC। आप इसको इस तरह से याद रख सकते हो, क्या, SGFOC, यहाँ से आपको ये याद हो जाएगा SGFOC, इस तरह से याद हो जाएगा। क्या, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर एंड क्लास। ये क्या होता है एग्जाम में नहीं पूछता है, और आपको भी इतना पढ़ने की, टाइम देने की इस पे जरूरत नहीं है। हाँ, ये बॉक्स ये इंपॉर्टेंट है और इस पे आपको टाइम देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे मैन का बायोलॉजिकल नेम होता है होमो सेपियंस, जेनस हो गया होमो, और स्पेसिफिक एपिथेट हो गया सेपियंस। यहाँ पे भी देख रहे हो ये स्मॉल में लिखा हुआ है और ये कैपिटल में। ये फैमिली जो है वो होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, प्राइमेटा याद रखना, प्राइमेटा के अंदर आते हैं प्राइमेट्स हैं जितने भी ह्यूमंस हैं, और वो मैमलिया, यानी कि क्लास जो है वो मैमल है, और फाइलम जो है वो कॉर्डाटा है। ठीक है,
हाउस फ्लाई को कहते हैं मुस्का डोमेस्टिका, मुस्का जो है इसकी जेनस है, और डोमेस्टिका स्पेसिफिक एपिथेट है, म्यूसीडी फैमिली है, डिप्टेरा ऑर्डर है, और इंसेक्टा क्लास है, आर्थ्रोपोडा फाइलम है। ये आपको याद रखना है। मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका, और ये एग्जाम में पूछे हुआ है नीट में कई बार कि ये किस ऑर्डर का है, तो ये सेपिंडल्स के अंदर आता है, सेपिंडल्स कहते हैं इसे, और डाइकोटिलेडनी एंजियोस्पर्म के अंदर। स्वीट का ट्राइटिकम एस्टिवम होता है, पोएसी फैमिली में आता है, पोअल्स ऑर्डर है, और मोनोकॉटिलेडनस क्लास है, एंजियोस्पर्म इसका फाइलम है। तो ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है, तो इस चैप्टर में समझ लो तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है जो आपको याद रखना है। इसके बाद आओगे टैक्सोनॉमिकल एड, ये क्या होता है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, इसे आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। सीधे यहाँ जाओ, हार्बेरियम क्या है, ये कई बार रिपीट कर करके पूछे हुआ है, तो ये आपको याद रखने की जरूरत है हार्बेरियम के बारे में। इट इज a stored house of collected plants specimens that are dried, pressed and preserved on seeds। बस इतना ही पूछता है सारे एग्जाम्स में, तो आपको भी इतना ही याद रखना है। हार्बेरियम क्या है, तो स्टोर हाउस है जहाँ पे ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व करके रखा जाता है सीड्स में ऑर्गेनिज्म को। जनरली जितने भी प्लांट स्पेसिमेंस हैं उनके लिए ये तैयार किया जाता है। नेक्स्ट आ गए बोटनिकल गार्डन्स। बोटनिकल गार्डन्स में क्या होता है, क्यों होता है, ये सब नहीं पूछता है, पूछ देता है फेमस बोटनिकल गार्डन कहाँ पे है, तो ये क्यू इंग्लैंड में है, यहाँ पे देख रहे हो। इंडियन बोटनिकल गार्डन जो है वो हावड़ा इंडिया में है, और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ में है। तो ये आपको यहाँ पे तीन चीजें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, फैक्ट्स है, इसको याद रखना है। क्या फेमस बोटनिकल गार्डन क्यू में है, इंडियन बोटनिकल गार्डन हावड़ा इंडिया में है, और नेशनल बोटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है वो लखनऊ इंडिया में है। म्यूजियम से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पूछा है, तो इसलिए आप इसको नेग्लेक्ट करके चल सकते हो। इसके बाद जूलॉजिकल पार्क, यहाँ भी क्वेश्चन नहीं पूछता है, वैसे भी आप जानते हो जूलॉजिकल पार्क के बारे में, की के बारे में भी कोई खास क्वेश्चन नहीं होता है, लेकिन इसमें एक क्वेश्चन पूछ दिए हुए है कि यहाँ पे जो भी चीजें हम लेते हैं उसको पेयर या कपल में लेते हैं, ये पूछ दिया था एक बार की किसके ऊपर बेस्ड होता है, तो की आर बेस्ड ऑन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली ऑन पेयर एंड कपलेट। मतलब इस पे ये क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए की भी थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट आप इसको समझ सकते हो। और ये जनरली एनालिटिकल होता है, एनालिटिक्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है, कीज आर जनरली एनालिटिकल इन नेचर, तो इसीलिए इससे ये दो चीजें पूछी हुई हैं, तो आप इसको याद जरूर रखिएगा। इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट, इसको हम पढ़ते ही नहीं है, हम इसको छोड़ के चले जाते हैं। नहीं, मैं भी ऐसे ही करती थी, और आई होप कि आप भी ऐसे ही करते होगे, लेकिन अगर नहीं करते हो तो बहुत अच्छी बात है। यहाँ पे देखो फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स एंड कैटलॉग्स के बारे में दिया हुआ है। तो फ्लोरा आप सभी जानते हो कि एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट्स इन ए गिवन एरिया, ये कहलाता है क्या, फ्लोरा। यहाँ पे देखो फ्लोरा का डिफिनेशन दिया हुआ है, ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट आता है क्या, मैनुअल्स। तो मैनुअल्स क्या कहते हैं इसे हम, तो प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ नेम और स्पीसीज फाउंड इन एन एरिया। मोनोग्राफ contains information on any one taxon, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मोनोग्राफ पूछ चुका है कि मोनोग्राफ क्या होता है, तो मोनोग्राफ contains information on any one taxon, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो ये पूरे चैप्टर के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि इसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, क्या आपको पढ़ना है और क्या निगलेक्ट करके चलना है, और क्या चीजें याद रखनी है। बहुत ही छोटा और बहुत कम टाइम देने वाला चैप्टर है डाइवर्सिटी का, और मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन कवर करने वाला, इसलिए इसको जरूर पढ़ना। जो लोग भी पहली बार एनसीईआरटी पढ़ रहे हो उनसे मैं कहूंगी कि पूरा चैप्टर एक बार जस्ट रीड कर लेना, और फिर मेरे वीडियो को देख के आप एक आइडिया ले लेना कि आपकी क्या चीजें आपको अंडरलाइन करनी है और उसको याद रखना है, नोट्स बनाने हैं, और इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। इसके बाद आता है समरी। समरी पढ़ना कभी मत भूलना, हम कभी समरी नहीं पढ़ते हैं, और ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। कई बार समरी से भी क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए एक बार समरी को जरूर पढ़ना। सभी से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि ये चीज कभी भी स्किप मत करना, ठीक है। ये वीडियो आपको कैसी लगी है हमें जरूर बताइएगा। इसके आगे भी हम सीरीज लेकर आएंगे, पर अगर आप हमें कमेंट करोगे तो कमेंट जरूर करना। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।